सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास के अंतर्गत आप लोग के राजन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में सेकंड पार्ट को लेकर के आए हैं। इससे पहले दोस्तों आप लोग को पता है कि फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया है। यहाँ पर हम सेकंड पार्ट को आज पढ़ेंगे और फिर इसके बाद एक और पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट, और उसके बाद ये जितने भी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है आप लोग के ये कंप्लीट हो जाएंगे। सभी विषयों के बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय पवन सीरीज भी और राजन सीरीज भी मैंने पूरी पढ़ा दी है। आप सभी विषयों को देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते चलिए। तो चलिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 अमरूद हैं, प्रत्येक बच्चे को 3-3 अमरूद दिए गए तो कितने बच्चों को अमरूद मिले। दोस्तों, आपके पास 15 अमरूद हैं और प्रति बच्चे को आपने 3 अमरूद दिए हैं। प्रति बच्चे को 3 अमरूद दिए हैं तो हमें पता करना है कि कितने बच्चों को अमरूद मिला। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली 3 से 15 में भाग देंगे तो हमें पता लगेगा कि कितने बच्चों को हमने अमरूद दिया है। तो हम 3 से भाग देंगे तो 3 5 15, यानी कि 5 बच्चों को हमने अमरूद दिया है और 5 बच्चों को 3-3 अमरूद मिल गए हैं। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, विराम चिन्हों संबंधी समस्या के प्रमुख कारण बताइए। विराम चिन्ह संबंधी जो समस्याएं होती हैं बच्चों को, कहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पर अर्ध विराम लगाना है, कहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है, उन्हें पता ही नहीं होता है। तो इसका रीजन क्या है? देखिए, विराम चिन्ह संबंधी जो समस्या होती है इसके प्रमुख कारण है अशिक्षा, अज्ञानता, विराम चिन्हों की जानकारी ही ना होना बच्चे को, लापरवाही, यानी कि शिक्षक के बार बार बताने के बाद भी बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है। इसके अलावा उच्चारण दोष, बच्चा अगर गलत बोलेगा तो गलत लिखेगा भी, यानी कि गलत उच्चारण भी यह हो सकता है, यह भी एक दोष। तो यहाँ पर देखिए 2018 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, संख्या 32,541 इसके अलावा 6,170 की तुलना कीजिए। तो आप देखिए, पहली संख्या 32,541 है, दूसरी है 6,170। तो यहाँ पर आप देखिए पहली संख्या में कितने अंक हैं, 5 अंक हैं, दूसरी संख्या में 4 अंक हैं। तो देखिए यहाँ पर देखने में ही आप बता दोगे कौन सी संख्या बड़ी है। तो 32,541 संख्या बड़ी है किससे, 6,170 से। इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो, जिस तरफ मुंह खुला हुआ है वही क्या है, उधर वो संख्या बड़ी है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, देवनागरी व अंतरराष्ट्रीय अंक को लिखिए। तो दोस्तों देखिए, देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय तथा विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। इसमें प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है। यही जो आप देख रहे हो यही है देवनागरी लिपि, आपको पता है। यह सबसे अधिक वैज्ञानिक है। इसमें कुल 52 अक्षर है, जिसमें से 11 क्या है, 11 स्वर हैं और 41 व्यंजन हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, अंतरराष्ट्रीय अंक दशमलव पद्धति पर यह आधारित है। यह भारतीय संख्या पद्धति से भिन्न है। इसमें 9,999 से अधिक बड़ी संख्याओं में बाएं के अंकों को 2 के समूह में अलग करके लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु क्या आवश्यक है। तो अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु संख्या को समझना आवश्यक है। किसी भी अवधारणा को बच्चों को बताने से पहले उन्हें संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए ना। अब देखिए इसके बाद पठन कौशल से क्या तात्पर्य है। तो पठन कौशल का तात्पर्य पढ़ने की उस क्रिया से है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ समन्वयात्मक रूप से साथ साथ चलते हैं। भाषाई कौशलों में पठन कौशल का विकास भाषा के पूर्व बोध के लिए अति आवश्यक माना जाता है। यानी कि जो पढ़ने का कौशल है वह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे सबसे पहले सुनते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं, फिर उसके बाद पढ़ना सीखते हैं और फिर उसके बाद लिखना सीखते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, सुबोपली, आपको पता है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, अनुनासिक वर्ण किन्हें कहते हैं। अनुनासिक वर्ण में जैसे कि गांव है, गांधी जी है, इस तरीके से ये जो चंद्र बिंदु है इसे हम अनुनासिक कहते हैं, याद रखिएगा।
और अनुस्वार जिसके ऊपर केवल बिंदी होती है, जैसे कि अंगूर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ण नाक से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं, जैसे कि आ आदि। इसके बाद देखिए घ का उच्चारण स्थान क्या है? क ख ग घ, चारों ही क्या है? इनका उच्चारण स्थान कंठ है। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये आपको अगर याद होगा तो आप लोग आसानी से सभी का उच्चारण स्थान सही करके ही आएंगे एग्जाम में। तो क वर्ग कंठ है, च वर्ग तालु है, ट वर्ग मूर्धा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार बताइए। उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्द है वो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। क्वेश्चन नंबर 60 है, यौगिक शब्द से क्या तात्पर्य है? यौगिक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंडों का अर्थ होता है। उदाहरण के लिए देव का अर्थ हुआ देवता और मंदिर का अर्थ हुआ गृह। यानी कि अगर इन शब्दों को हम अलग अलग भी कर दें तो क्या हो जाएगा, कोई ना कोई अर्थ निकले। जैसे कि देव मंदिर, ये एक शब्द है देव मंदिर, तो देव का अर्थ देवता हुआ और मंदिर का अर्थ गृह। ठीक है। अब देखिए इसके बाद विस्मयादि बोधक वाक्य किसे कहते हैं, या विस्मय बोधक वाक्य। तो जिन वाक्यों से आश्चर्य का बोध होता है, अत्यधिक खुशी की बोध होती है या बहुत ज्यादा निराशा होती है, उन सभी में हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए अरे क्या हो गया, तो यहाँ पर आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए यही होता है चिन्ह, एक लाइन और उसके नीचे एक बिंदु। क्वेश्चन नंबर 62 है, राम ने 16 पेन खरीदा। ध्यान से देखिएगा, 3 दोस्त हैं। राम ने कितना पेन खरीदा? 16 पेन खरीदा। श्याम ने कितना पेन खरीदा? श्याम ने 12 पेन खरीदा। और मोहन ने राम से 10 पेन अधिक खरीदा। तो मोहन ने राम से 10 पेन अधिक खरीदा, तो राम ने कितना खरीदा? 16 खरीदा है। 16 यहाँ पर खरीदा है और मोहन ने राम से 10 पेन ज्यादा खरीदा, यानी कि राम से 10 पेन ज्यादा कौन खरीदा है? मोहन। तो 16 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 26। यानी कि जो मोहन है इसने कितने पेन खरीदे हैं? 26 पेन खरीदे हैं। बस यहाँ पर वही करना है, राम ने 16 खरीदे, श्याम ने 12 खरीदे और जो मोहन है इसने 10 पेन अधिक खरीदा। किससे? राम से। तो राम के पेन में 10 पेन और जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, संख्या 4557 में 5 का स्थानीय मान एवं अंकित मान। अंकित मान को हम वास्तविक मान भी कहते हैं। एग्जाम में वास्तविक मान भी लिखा मिलेगा, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पिछली वीडियोस में। तो देखिए यहाँ पर जब हम 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, इस तरीके से जब हम लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 5 1 2, इसके आगे कितनी संख्याएं हैं? 2। तो इसीलिए यहाँ पर हम 1 लिख करके 2 0, यानी कि ये 500 हो गया, ये इसका स्थानीय मान हो गया। अब इसके बाद अंकित मान। अंकित मान जो संख्या होती है उसी संख्या को हम लिख देते हैं। 5 है तो 5 ही इसका अंकित मान, 5 ही यह वास्तविक मान है इसका। ठीक है। तो अंकित मान पूछेगा या वास्तविक मान पूछेगा, वही संख्या उठा के लिख देंगे। फिर है गणेश शब्द के 3 पर्यायवाची बताइए। तो गणेश शब्द के 3 पर्यायवाची हैं लंबोदर, गजानन, एकदंत। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, कनिष्ठ, वरदान और उत्कर्ष के विलोम शब्द लिखिए। तो कनिष्ठ का ज्येष्ठ, वरदान का अभिशाप और उत्कर्ष का अपकर्ष। क्वेश्चन नंबर 66 है, वर्ण किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण ध्वनियां हैं तथा भाषा का उच्चारण इन्हीं ध्वनियों से होता है। अतः भाषा की उस सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जो निश्चित ध्वनि के रूप में धारण करती है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और वर्ण के प्रकार में आप देखिए यहाँ पर ये स्वर लिखे हुए हैं, फिर यहाँ पर देखिए व्यंजन में क वर्ग, क ख ग घ ङ, फिर च है च छ ज झ ञ, ट है ट ठ ड ढ अण, प है प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? या रा ला वा, ये अंतस्थ वर्ण है। फिर उष्ण व्यंजन कौन कौन से हैं? श श स और ह। और द्विगुण व्यंजन भी आप लोगों को पता है, ड़ और ढ। अब देखिए इसके बाद दोस्तों ये दोनों क्या है? द्विगुण व्यंजन है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, सम संख्या से आप क्या समझते हैं? जो संख्या 2 से कट जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं, जैसे कि 2 4 6 8। क्वेश्चन नंबर 68 है, संकर शब्दों को उदाहरण सहित लिखिए। देखिए जो शब्द 2 भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए जाते हैं
वे संकर शब्द कहलाते हैं। यानी कि संकर शब्द दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बनते हैं। जैसे कि नेक धन चलन, नेक चलन, वर्ष धन गांठ, वर्ष गांठ, फिर है रेल धन गाड़ी, रेलगाड़ी, ये सब संकर शब्द हैं। यानी कि दो भाषाओं से मिलकर के बने हुए शब्द। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है, विलोम शब्द किन्हें कहते हैं? तो जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि काला गोरा, प्रकाश अंधकार, नीचे ऊपर, मोटा पतला, ये सभी क्या है? विलोम शब्द है। अच्छा बुरा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है? शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर, शून्य को किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम 10 से 0 में भाग दे रहे हैं तो वह 0 आएगा। अगर हम 15 से 0 में भाग दे रहे हैं तो वह 0 आएगा। इसी प्रकार से इस तरीके से लिख रहे हैं कि हम 16 से 0 में भाग दे रहे हैं तो भागफल जो आएगा वो 0 आएगा। यहाँ पर ये आंसर गलत दिया है। ये स्थिति तब आती है, अर्थहीन या अपरिभाषित तब होता है जब यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पर लिखा तो सही है लेकिन क्वेश्चन ये सही से समझा, यहाँ पर समझने में गलती हो गई है। यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। यहाँ पर पूछा क्या है? शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या से भाग दे रहे हैं हम शून्य को, तो शून्य को यानी कि हम 4 से, 5 से, 10 से, 15 से हम शून्य को भाग दे रहे हैं। इसका मतलब है इस तरीके से हम लिखेंगे। और यहाँ आंसर में क्या बताया है कि हम शून्य से 15 में भाग दे रहे हैं, शून्य से 16 में भाग दे रहे हैं, शून्य से 10 में भाग दे रहे हैं। तो अगर हम शून्य से किसी संख्या में भाग देंगे तो वह अपरिभाषित है, यानी कि इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। ये क्या है? अपरिभाषित है। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम शून्य में किसी संख्या से हम शून्य को भाग दे रहे हैं तो वहां पर हमें भागफल 0 मिलेगा, याद रखिएगा। तो भागफल क्या आएगा? 0 आएगा। अगर शून्य से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं यानी कि बटे 0 नीचे है तो ये क्या होगा? अपरिभाषित होगा, यानी कि इसकी कोई परिभाषा ही नहीं दी गई है और यह अर्थहीन है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, वास्तविक मान किसे कहते हैं? वास्तविक मान और स्थानीय मान ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। यहाँ पर फिर से हम लोग देखेंगे वास्तविक मान किसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 235 संख्या लिखी हुई है। किसी अंक का वह मान जो कभी परिवर्तित नहीं होता है उसे उसका वास्तविक मान या अंकित मान कहते हैं। 235 है, इसमें अगर 2 का स्थानीय मान हम देखेंगे तो कितना है? 2 गुणे 2 अंक है 2 के आगे, यानी कि 2 0, यहाँ पर 200 हो गया। और देखिए, और यहाँ पर उसका वास्तविक मान 2 का कितना है? 2 ही होगा। अंकित मान कितना होगा? 2 का 2 ही होगा। तो वास्तविक मान क्या होता है? वही संख्या हो जाती है और कुछ भी अलग नहीं होता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73, 12 पेंसिल हैं, ठीक है, कितनी पेंसिलें हैं? 12 पेंसिलें हैं। प्रत्येक बच्चे को 2-2 पेंसिल दी गई, कितने बच्चों को पेंसिल मिली? इसमें कुछ करने की, आपके पास 12 पेंसिल है, आपने सभी बच्चों को 2-2 पेंसिल दे दिया, तो इन बच्चों को आपने 2-2 पेंसिल दे दिया तो आपने कितने बच्चों को पेंसिल दिया? 6 बच्चों को दिया ना, तभी तो 2-2 सभी बच्चों के पास हो गए। तो माना क्लास में कुल कितने बच्चे हैं? x बच्चे हैं और पेंसिल कितनी है हमारे पास? 12 है। तो प्रत्येक बच्चे को 2-2 पेंसिल दी गई है। तो ये बच्चा है, बच्चा गुणे 2, यानी कि x गुणे 2। बच्चे कितने हैं? यहाँ पर देखिए बच्चे x हैं और प्रत्येक बच्चे को 2-2 पेंसिल दी गई है, इसीलिए गुणे 2 किया गया है, बराबर 12। तो x इक्वल टू 12/2, यानी कि 12, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यानी कि 6 बच्चों को पेंसिल दी गई है। क्वेश्चन नंबर 74 है, सस्वर पठन से आप क्या समझते हैं? तो स्वर सहित वाचन को सस्वर वाचन कहते हैं, अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर सस्वर पाठन करना ही सस्वर पठन है। सस्वर पठन के 2 भेद होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। तो शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है तथा छात्रों के द्वारा जो वाचन होता है वह अनुकरण वाचन कहलाता है। तो 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 है, भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के 2 प्रमुख कारण बताइए। तो भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के 2 प्रमुख कारण है, शीघ्रता से पठन और भाव को समझकर ना पढ़ना। यानी कि कोई बच्चा है उसको ये नहीं बताया गया कि कहानी पढ़ रहे हो तो किस तरीके से पढ़ना है, कविता पढ़ रहे हो तो किस तरीके से रुक करके उसको थोड़ा स्वर में या सुर में पढ़ना है,
इस तरीके से जब तक बच्चों को ये बातें नहीं बताई जाएंगी तब तक बच्चे सही से पढ़ना नहीं सीख पाएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 76, पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य बातें। जब आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो आप उसको ध्यान दे करके पढ़ो, सही से पढ़ो। यहाँ पर यही बात बताई गई है। पठन शैली के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पठन करते समय शब्दों का उचित उच्चारण करना चाहिए तथा स्वर, गति, लय और प्रवाह का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है पढ़ते समय प्रभावोत्पादक शब्दों पर विशेष बल देकर बोलना चाहिए ताकि श्रोता उसके पठन की ओर आकर्षित हो सके। तीसरा है प्रत्येक शब्द पर जोर देना आवश्यक है। ऐसा करने पर पठन पूरी तरीके से सफल हो जाएगा। और जहां रुकने की जरूरत हो वहां अवश्य रुकना चाहिए और शब्दों को अलग अलग करके सही बल और विराम के साथ पढ़ना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि जहां पर विशेष बल देने की जरूरत हो, जहां पर ठहरने की जरूरत हो, जहां पर स्वर, लय, गति की जरूरत हो, वहां पर उस तरीके से उस कंटेंट को या उस कविता को, कहानी को या उस छंद को, दोहे को हमें पढ़ना चाहिए ताकि अगर शिक्षक पढ़ रहा है, क्लास में कोई दोहा पढ़ रहा है, उसको गा करके सुर में पढ़ रहा है, तो बच्चे भी उसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो इस तरीके से पढ़ते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम सही से उस कहानी को, कविता को सही से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे उसमें रुचि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये बहुत जरूरी, क्योंकि हम पढ़ किसके लिए रहे हैं, बच्चों के लिए रहे हैं। तो बच्चे उसमें रुचि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो ये 2017 में ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 77 है असुंदर या खराब लेखन के 2 कारण बताइए। तो खराब लेखन के 2 कारण क्या है, असुंदर लेखन के 2 कारण क्या है? तो देखिए यहाँ पर 4 कारण लिखे हुए हैं। सबसे पहला है कलम पकड़ने का ढंग। बहुत सारे बच्चे कलम सही से नहीं पकड़ते हैं, इसके कारण वह शुद्ध नहीं लिख पाते हैं। दूसरा है लिखने की कॉपी तथा आंखों की दूरी उचित ना होना, यानी कि उन्हें पता ही नहीं है कि कितनी दूरी पर रख करके हमें सही से लिखना है। इसके अलावा विराम चिन्हों का उचित उपयोग नहीं जानते हैं वो। और इसके अलावा लिखते समय बालक के बैठने का ढंग उचित ना होना, यह भी एक दोष है। इसके अलावा बच्चा लिखने का अभ्यास ही ना करे, यानी कि वह पढ़ने में तो बहुत अच्छा है लेकिन वो लिखने में कंजूसी कर रहा है, यानी कि वो लिखना नहीं चाह रहा है, तो इससे भी उसकी राइटिंग सुंदर नहीं होती। आपको पता है कोई भी जितना अभ्यास करता है, जितना अधिक से अधिक लिखने की प्रैक्टिस करता है, उसकी राइटिंग उतनी ही सुंदर होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 78, पठन कितने प्रकार का होता है? पठन 2 प्रकार का होता है, सस्वर पठन और मौन पठन, मुद्रा का पठन, दृश्य पठन, अभिनय पठन, चित्र पठन आदि। क्वेश्चन नंबर 79 है शुद्ध शब्द किसे कहते हैं? तो निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कि कान, कलम, मैं, आप, विद्यालय, पुस्तक, राम इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 80 है श्रुत लेख किसे कहते हैं? वे लेख जो सुंदर लिखे जाते हैं उसे श्रुत लेख कहते हैं। शीघ्रता, सुंदरता तथा शुद्धता के साथ लिखा लेख वास्तव में श्रुत लेख कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है स्पर्श व्यंजन का क्या आशय होता है? तो स्पर्श व्यंजन आप सभी लोगों को पता है कौन कौन से हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख द्वार बंद हो जाते हैं तथा इस प्रकार बोले जाते हैं कि हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करे, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जैसे कि क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, ये भी इसमें आएंगे, ठीक है, इनको भी ऐड कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये सब क्या है? स्पर्श व्यंजन है। फिर क्वेश्चन नंबर 82 है अनुनासिक स्वर को परिभाषित करिए। जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप साधारण होता है, परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। इस तरीके से ऐसे स्वर नाक से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे कि उंगली, आंधी, गांधी, गांव, ठीक है, तो इन सभी पर चंद्र बिंदु लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 83 हलंत से क्या अभिप्राय है? लिखिए। हलंत से आशय आधा वर्ण या स्वर रहित वर्ण, जैसे कि क, इसमें स्वर नहीं है, ख, अगर हलंत लग गया इसका मतलब ये स्वर आधा है। तो आधा वर्ण या स्वर रहित वर्ण, जब किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना होता है तो हलंत लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है च वर्ग की ध्वनियां कितनी है? नाम लिखिए। तो च, छ, ज, झ, इया। क्वेश्चन नंबर 86 है गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? तो गुणनफल, गुणज और गुणक। देखिए 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 87 है यानी कि 87 है 345 में सभी अंकों का स्थानीय मान।
तो 5 इकाई है, ये 4 दहाई है और 3 सैकड़ा है। तो 5 गुणे 1 5, यहाँ पर 4 गुणे 10 40, यहाँ पर 3 गुणे 100, सैकड़े के यहाँ पर है तो यहाँ पर 300। क्वेश्चन नंबर 88 है, विधानवाचक एवं निषेधवाचक वाक्य में क्या अंतर है? एग्जाम्पल देकर समझाइए। दोस्तों बहुत आसान है, बस यहाँ पर लिखा बहुत टफ है। विधानवाचक यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस भी इसको कह सकते हैं। और निषेधवाचक यानी कि नेगेटिव, जिसमें नॉट आता है, नहीं आता। जैसे कि देखिए, विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का सामान्य ज्ञान हो उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। या असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव, जैसे कि वह प्रतिदिन योगा करता है, काम कर रहा है। लता नाचती है, नाचने का काम करती है या डांस करती है। तो ये सब क्या है? काम है ना, यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि यह विधानवाचक वाक्य है। अब देखिए निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का बोध होता है उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि वह प्रतिदिन योगा नहीं करता है, वह प्रतिदिन योगा नहीं करता है। लता नाचती नहीं है, तो काम कर ना करना यानी कि निषेधवाचक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर देखिए नहीं आया है, 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 89 है, ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व क्या है? तो ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व, पहला है अस्पष्टता, दूसरा है सार्थकता, तीसरा है शुद्धता और इसके बाद चौथा है तरंगतता। तो देखिए यहाँ पर हम एक एक को देखेंगे। अस्पष्टता, ध्वनि में अस्पष्टता होना बहुत जरूरी है। अस्पष्टता का होना ध्वनि श्रवण में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि बोलने में अस्पष्टता होगी तो सुनने वाला सुनकर उचित अर्थ ग्रहण कर पाएगा। अगर आप स्पष्ट नहीं बोल रहे हो तो आगे वाला आप जो बोल रहे हो आपके शब्दों को समझ ही नहीं पाएगा। फिर है सार्थकता, ध्वनि उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए कि वाणी सार्थक हो तथा अनावश्यक ध्वनि विस्तार नहीं होना चाहिए, ना ही शब्दों की बार बार आवृत्ति होनी चाहिए। वाणी में सार्थकता होना आवश्यक है। शुद्धता, यदि ध्वनि का मुख्य मूल तत्व है, यह ध्वनि का मुख्य मूल तत्व है, इसके बिना ध्वनि का अर्थ नहीं सिद्ध हो सकता। ध्वनि का शुद्ध उच्चारण मान्य तथा परिष्कृत होना चाहिए। फिर है तरंगता, इसमें क्या होता है? ध्वनि में आरोह अवरोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक समान वाचन से श्रोता ऊब जाते हैं तथा अर्थ ग्रहण की दृष्टि से स्वराघात बलाघात की तरंगतता होना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए जो ध्वनि है उसमें इस बात का हमें ध्यान रखना है कि बच्चे बोर ना हो, स्वराघात बलाघात और जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं, जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसको बच्चे आनंद लेकर के पढ़ें। फिर है उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां लिखिए। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आपको पता है 5 वर्ग, और अंतस्थ में या अलावा और ऊष्म में श श श और ह। अयोगवाह के 3 प्रकार बताइए। तो अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। 2016 में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, ह्रस्व के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम लिखिए। तो अ ई उ री, यही 4 स्वर हैं, ये ह्रस्व हैं। बाकी जो 7 हैं वो क्या है? दीर्घ स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, बलाघात क्या है? ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो बलाघात शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द अथवा वाक्य का उच्चारण किया जाता है, और शक्ति आधिक्य के कारण ही अपेक्षितया अधिक बलाघात युक्त ध्वनि, अक्षर या शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियों आदि से अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, जिह्वा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उनके नाम लिखिए। तो संवृत्त ध्वनियां कौन कौन सी हैं? ई उ ऊ। अर्धवृत्त ए ओ अ। विवृत्त आ, जब आप आ को बोलोगे तो वृत्त की तरह, यानी कि जो मुख है वो गोल खुलेगा। अर्ध संवृत्त यानी कि आधा वृत्त बनेगा जब आप ए बोलोगे और ओ बोलोगे। तो इस तरीके से ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, री का उच्चारण स्थान क्या है? अकु विसर्जनीय नाम कंठा, यशा नाम तालु और ऋटुरसा नाम मूर्धा। तो देखिए री का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है, यानी कि कठोर तालु है, इसको हम मूर्धा कहते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ये सब तो आपको ऑलरेडी पहले ही मैंने याद करवा दिया है। उच्चारण स्थान मैंने सभी के अच्छे से करवाए हैं।
नोट्स में आप लोगों ने क्लासेस अगर ली हैं तो आपको कहीं किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि ये सारी चीजें आप पहले ही पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भावों एवं तथ्यों को समझने हेतु महत्वपूर्ण बातें बताइए। पहला है उचित आसन व मुद्रा। दूसरा है एकाग्रता, यानी कि अगर आप अपने मन में कोई चीज पढ़ रहे हो, कोई किताब पढ़ रहे हो, कोई थियरी पढ़ रहे हो, अपना नोट पढ़ रहे हो, तो उचित आसन और मुद्रा में बैठ करके पढ़ें, एकाग्र होकर के पढ़ें, यानी कि जहां पर आप पढ़ रहे हो कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट ना हो। फिर है धैर्य बनाकर पढ़ें और अर्थ को समझते हुए पढ़ें, आराम आराम से पढ़ें और शांत वातावरण, यानी कि आसपास का एटमॉस्फेयर शांत हो, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 97 है, वाचन दोषों को दूर करने की विधियां बताइए। आवृत्ति, पुनरावृत्ति, स्थान परिवर्तन, स्पष्टता और निवारण। क्वेश्चन नंबर 98 है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे कि राजन दिन भर लिखता है। राजन राधा से तेज दौड़ता है। तो राजन लिखने का काम कब तक करता है? दिन भर करता है। तेज दौड़ना तो एक क्रिया है, लेकिन कैसे कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। तो ये तेज शब्द और यहाँ पर ये दिन भर शब्द, ये क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 99 है, वचन किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण में जिस शब्द से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं, यानी कि इससे हम संख्या का बोध करते हैं। कोई वस्तु संख्या में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, कितनी है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है, वचन के प्रकार बताइए। तो हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे कि लड़का, औरत, मोर, बाघ आदि। और बहुवचन शब्द के जिस रूप से बहुत से व्यक्ति अथवा बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है उन्हें हम बहुवचन कहते हैं, जैसे कि घोड़े, बालकों, औरतें, इस तरीके से। ठीक है, तो ये बहुवचन हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों ने टोटल कितने क्वेश्चन पढ़ लिए? 100 क्वेश्चन खत्म कर लिए, पिछला पार्ट और ये पार्ट मिला करके। अब अगला पार्ट हम पढ़ेंगे और इसके बाद आपका ये पूरा जो राजन सीरीज है ये खत्म हो जाएगा। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे बताते चलिए और सभी विषयों की तैयारी अच्छे से करते चलिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको 8 विषयों की वीडियोस मिल जाएंगी और पीडीएफ के लिए आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। 8 की 8 विषयों की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। इसके अलावा ये जो मैं पूरा पढ़ा रही हूँ पवन सीरीज और रजन सीरीज, इसकी भी पीडीएफ मिलेगी और हर विषय का आपको वहां पर चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर छोड़ के जाइएगा। रेगुलर आपके लिए वीडियोज ऐसे ही लेकर के आते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।